वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। सबसे पहले देहरादून से बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक। विधानसभा में अध्यक्ष रितु खंडूरी बैठक की समीक्षा कर रही है। बैठक में हालांकि एसीएस राधा रतूड़ी समेत वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद है। समीक्षा बैठक चल रही है। 14 जून से शुरू होना है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र, लेकिन उससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बैठक कर रही है। विधानसभा सत्र को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर बैठक है ये, और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी समीक्षा बैठक कर रही हैं। एसीएस राधा रतूड़ी समेत वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बताएं कि विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है 14 जून से, लेकिन उससे पहले ये बैठक हो रही है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है 14 जून से, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ये बैठक विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की अध्यक्षता में हो रही है। एसीएस राधा रतूड़ी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सत्र से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। तैयारियां किस प्रकार रहेंगी, क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, उसकी समीक्षा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी कर रही है। मौजूदगी है वरिष्ठ अधिकारियों की इसमें। तो बजट सत्र से पहले बैठक की जा रही है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के द्वारा। अब सीधे रिपोर्टर्स लाइव का रुख करते हैं और मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से गजेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ झारखंड से सूरज मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं। गजेंद्र, आज दिल्ली में क्या कुछ बड़ी खबरें और क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करें तो आज बता दें कि आज विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने सुबह तकरीबन 10:30 बजे विज्ञान भवन में दिल्ली के वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। इसमें प्रधानमंत्री ने 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 के साथ 20 रुपए के विशेष श्रृंखला भी जारी की। इसमें खास बात यह है कि जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन लोगों को ये 1, 2, 5, 10 और 20 के सिक्कों को पहचानने में काफी आसानी होगी और काफी मदद मिलेगी। स्पेशल सीरीज के तहत इन सिक्कों पर AM लिखा गया है, जिसकी वजह से उनको पहचानने में आसानी होगी। यानी कि जो देश का जो अमृत महोत्सव, आजादी का जो अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, उसी श्रृंखला में AMR इसके ऊपर अंकित किया गया है। आपको बता दें कि आज 6 से 11 जून तक 2022 तक ये जो यहाँ पे जो आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है, उसी श्रृंखला में इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो 75 वर्ष हैं उसमें अनेक साथियों ने बहुत योगदान दिए हैं, और जितने भी कार्य किए गए हैं, चाहे वो पानी को लेके हो, मकान को लेके हो, इन सभी कार्यों में जो गरीब लोग हैं उनके लिए सराहनीय काम किया गया, और सभी इसके लिए वो उनका धन्यवाद भी करते हैं, और साथ में जो लोग हैं वो इसके हकदार भी हैं। आपको बता दें कि आज दिल्ली में ईडी ने कोलकाता के एक कंपनी में संबंधित हवाला मामले के लेन देन में सत्येंद्र जैन के यहाँ पे घर पर छापेमारी भी की। आपको बता दें कि दिल्ली के 6 और गुरुग्राम की 7 जगहों पे ये छापेमारी की गई, लेकिन जो सौरभ भारद्वाज हैं उन्होंने इस पे अपनी टिप्पणी करते हुए कहा है कि ना तो किसी FIR में उनका नाम है और ना ही कहीं पे उनका नाम लिया गया है, ना ही FIR दर्ज की गई है। फिर 5 दिन से उनको हिरासत में क्यों लिया गया है? ये एक राजनीतिक उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, एक राजनीतिक तरीके से उनके परिवारों को परेशान किया जा रहा है। अगर बात कर ले दिल्ली में, तो दिल्ली में आज अगर गर्मी की बात करें तो दिल्ली में जो अधिकतम तापमान है वो एक बार दोबारा से IMD के मुताबिक 45 डिग्री तक जा सकता है, और साथ में न्यूनतम तापमान 27.5 डिग्री तक रह सकता है। आंशिक रूप से बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन उससे दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी।
धूप इसी तरीके से निकली रहेगी, लोगों को झुलसाती रहेगी। और आज येलो अलर्ट भी दिल्ली के कुछ जगहों पे आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली की कुछ जगहों पे लू भी चलेगी, जिसके लिए येलो अलर्ट लगा दिया ठीक है गया है। गजेंद्र, आगे भी हम आपका रुख करेंगे। जरा सूरज का रुख कर लेते हैं, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, झारखंड के लिहाज से आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं जो दर्शकों को जानना बेहद जरूरी है? देर में झारखंड के बाबा नगरी देवघर रवाना होंगे और देवघर में वो पहुंचने के बाद करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम में भी वो शिरकत करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री देवघर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो बाबा मंदिर यानी भोलेनाथ का वो दर्शन करेंगे देवघर में। और दर्शन करने के बाद वो वहाँ के जो गेस्ट हाउस है यानी जिसे सर्किट हाउस कहते हैं, वहां पे लोगों से वो आम सभा के दौरान वो मुलाकात करेंगे। लोगों की जो फरियाद है वो फरियाद सुनने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्या है उससे वो निदान करने की वो कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत जो संथाल से आने वाले जो मंत्री है बादल पत्रलेख, जो झारखंड में कृषि मंत्री है, वो भी मौजूद होंगे। इसके अलावा टूरिज्म मिनिस्टर हफीजुल हसन वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का यह दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री तकरीबन 5 घंटे तक का समय देवघर में ही बिताएंगे और इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। और शिरकत के दौरान करोड़ों रुपए की जो परिसंपत्तियां हैं रोजगार सृजन योजना के तहत वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि काफी लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री इस तरह के परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी ये आस थी कि लगातार जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही है, योजनाओं का लाभ, हमेशा शिकायतें मिलती थी कि योजनाओं का लाभ आम लोगों तक, आम जन तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से आज जिस तरह से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम के तहत लोगों को लाभ देने का सरकार की तरफ से भरपूर कोशिश की जाएगी। और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्यमंत्री खुद रहेंगे। अगर दूसरी महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो रांची के मांडर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट है गंगोत्री कुजूर, वो कुछ ही देर के बाद नामांकन दाखिल करेंगी। क्योंकि गंगोत्री कुजूर 2014 में भी विधायक रह चुकी है और पार्टी ने इस बार फिर भाजपा की तरफ से उस कैंडिडेट का ऐलान किया है। और गंगोत्री कुजूर तकरीबन 2 बजे के आसपास में डीसी ऑफिस में जाके वो नामांकन फाइल करेंगे। उसके नामांकन फाइल करने के दौरान पार्टी के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो रघुवर दास हो या फिर बाबूलाल मरांडी हो या फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो दीपक प्रकाश, ये सभी जो नेता है और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उनके नामांकन के दौरान शामिल हो गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपने देखा कि इस विधानसभा सीट से बंधु तिर्की विधायक हुआ करते थे, लेकिन उनके ऊपर सीबीआई की तरफ से जो शिकंजा कसा था झारखंड में जो खेल घोटाले हुए थे, उसके तहत उनकी सदस्यता यहाँ पर रद्द कर दी गई। और फिलहाल बंधु तिर्की के तरफ से जो उनकी बेटी है, कांग्रेस की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाया गया। शिल्पी नेहा तिर्की को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि बंधु तिर्की की बेटी है। तो ये दिलचस्प फाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि 23 तारीख को यहाँ पे मतदान होना और मतदान के दौरान कहीं ना कहीं 2 पार्टियां यानी कह सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी के तरफ से दिलचस्प फाइट यहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और आपने देखा कि कल भाजपा की तरफ से आदिवासी महारैली का आयोजन किया गया था झारखंड के राजधानी रांची में, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कल इस रैली के माध्यम से अपना एक जोर दिखाया है कि हमारी जो सदस्यता है मांडर विधानसभा से वो मजबूत है। इसके अलावा आने वाली इलेक्शन को लेकर 2024 को इलेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। और आपने देखा कि खासकर कल के इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा भी आए थे, उन्होंने खुद हुंकार भरा था। और खासकर जो झारखंड की वर्तमान सरकार है, हेमंत सोरेन, उनके ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। ठीक है सूरज, मैं लौटूंगी आपके पास। मेरे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उत्तराखंड का रुख करते हैं, ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ बने हुए हैं। आप ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में आज कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली हैं? देखिए, उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से कल शाम तकरीबन 7:30 बजे एक बड़ी दुर्घटना हुई थी उत्तरकाशी में। और ऐसे में हमने देखा सुबह मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोनों उत्तरकाशी के दौरे पर रहे हैं, घटनास्थल का निरीक्षण किया है। खासतौर पर देखा जाए तो ये एक बड़ी घटना है ये, जिस तरीके से 26 यात्रियों के जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड के लिए आ रहे थे। और ऐसे में जिस तरीके से यमुनोत्री के लिए वो रवाना हुए थे हरिद्वार से, और जिस तरीके से एक बड़ी घटना हुई थी और बस उनकी दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसकी वजह से
तकरीबन 26 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। ड्राइवर समेत 4 लोगों का जो इलाज है वो अस्पताल में चल रहा है। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से जो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और जो मध्य प्रदेश से जो परिजन हैं वो पहुंचे थे, उनसे जो मुलाकात है शिवराज सिंह चौहान की और पुष्कर सिंह धामी की रही, तो कहीं ना कहीं देखा जाए आज तो ये एक बड़ी घटना ये चारधाम यात्रियों की मौत की है। और ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी जो कोशिश है वो की जा रही थी उन परिजनों को सांत्वना देने के लिए। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकार ने इसको लेकर जांच भी बैठा दी है। मिनिस्ट्रियल जो जांच है इस घटना के बाद बैठा दी गई है। इसके अलावा देखा जाए तो जो परिवहन मंत्री हैं, परिवहन मंत्री उत्तराखंड के, उन्होंने इस क्षेत्र का जो घटनास्थल है उसका कहीं ना कहीं दौरा किया और आसपास की गतिविधियों को कहीं ना कहीं देखने का काम किया। और खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि रोड सेफ्टी की जो कई कमियां हैं वो घटनास्थल पे देखने को मिले। यानी कि रोड सेफ्टी की जो कमी है यही वजह रही है कि दुर्घटना जो है ये हुई है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने अस्पताल में भर्ती बस के जो ड्राइवर है जो घायल उससे बातचीत की थी। उसने बताया था कि ब्रेक स्टीयरिंग फेल होने की वजह से स्टीयरिंग फेल हुआ था, इसकी वजह से जो घटना है हुई है। लेकिन जो मंत्री हैं परिवहन मंत्री चंदन रामदास, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इस बात को कहा कि वहाँ कई तरह के जो रोड सेफ्टी के लिहाज से जो काम होने चाहिए सड़क किनारे वो नहीं था। डिवाइडर नहीं था रोड सेफ्टी की वजह से, क्योंकि काफ़ी लंबी खाई है और ऐसे में जिस तरीके से बस यहाँ अनियंत्रित होकर खाई में गिरा उसके बाद से ही इतनी बड़ी घटना हुई है। खासतौर पे देखा जाए तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि 1-2 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन ये बड़ी घटना है क्योंकि बस में तकरीबन 30 से 32 लोग सवार थे और ऐसे में एक बड़ी घटना कहीं ना कहीं हुई है। जिस बात को लेके जिस तरीके से हमने देखा प्रधानमंत्री और इसके अलावा रक्षा मंत्री का भी ट्वीट आया और साफ तौर पे इस बात को लेके उनकी तरफ से दुख भी जाहिर किया गया। तो मौजूदा समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में थे और वहाँ से शिवराज सिंह चौहान और वो दोनों देहरादून के लिए रवाना हुए हैं और ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि जो पार्थिव शरीर है यात्रियों की उन्हें मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा, जिसको लेके शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है और कहीं ना कहीं वायुसेना के विमानों की डिमांड जो की है। तो यानी उम्मीद ये है कि तकरीबन 2 बजे तक वायुसेना का जो विमान है वो जौलीग्रांट पहुंचेगा, जहां से जो यात्रियों का पार्थिव शव है वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। ये देखा जाए तो एक बड़ी घटना है और पूरे उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा इस घटना के बाद पूरे देश भर में एक शोक का माहौल है, क्योंकि तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं दुख भी व्यक्त किया जा रहा है। और ऐसे में बहरहाल कोशिश की जा रही है कि जो यात्री कहीं ना कहीं अस्पताल में भर्ती हैं, घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हैं। पूरी जो कोशिश है राज्य सरकार की वो है। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उनकी रोकथाम के लिए, क्योंकि देखा जाए तो चारधाम ऐसा क्षेत्र है लाखों की संख्या में हर साल जो श्रद्धालु हैं देश भर से आते हैं और ऐसे में पहाड़ों की अगर हम बात करें, पहाड़ों में सड़क की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं वो उतनी पुख्ता नहीं है। यही वजह होती है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। हालांकि जो चालक था वो उत्तराखंड का ही रहने वाला है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और यही वजह है। अब देखिए पहले से ही चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी तो की गई थी, लेकिन ऐसे में एक बड़ा हादसा हुआ है। सुरक्षा के लिहाज से और व्यवस्था के लिहाज से भी अब बेहतर इंतजाम और किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ से मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल नेताम, उनका भी रुख करेंगे। अनिल, आज छत्तीसगढ़ के लिहाज से कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली हैं? चलिए ठीक है, अनिल का रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन सी मुख्य खबरें रहने वाली हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और रिपोर्टर्स लाइव में लगातार हम तमाम राज्यों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और वहां क्या कुछ खास और कौन कौन सी मुख्य खबरें हैं वो आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अनिल नेताम वहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, छत्तीसगढ़ के लिहाज से आज क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन कौन सी मुख्य खबरें वहां पर हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज कौन कौन से कार्यक्रम हैं? जी दीपिका, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में जो है
अहम खबरों की बात कर लें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार अपनी हर एक विधानसभाओं में जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो है सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर किस तरह से धरातल पर अमल हो रहा है, इसका गहन समीक्षा कर रहे हैं और साथ ही साथ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान जो है लोगों को अपनी समस्याएं जो बता रही है, उनका ऑन द स्पॉट जो है वहीं पर निराकरण के निर्देश दिए जाते हैं। और कुछ आर्थिक सहायता की भी जो बात कहीं पर कही जाती है, तो आर्थिक सहायता भी तुरंत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा तुरंत ही निर्देशित किया जाता है कि उनको आर्थिक सहायता दिया जाएगा। इसी तरह से आज जो है कांकेर विधानसभा पे मौजूद है सीएम भूपेश बघेल और वहां पर लोगों को कांकेर विधानसभा वासियों को करोड़ों की सौगातें भी दी है। इसी तरह से आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गांधी जी का जो प्रतिमा है उनका अनावरण भी करेंगे। साथ ही जो है सुबह तकरीबन 11 बजे समीक्षा बैठक भी ली गई वहां पर, जहां पर अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया गया कि वहां पर अभी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में कहीं पर भी कोई सतही नहीं बरती जाएगी। यदि लोगों की समस्याएं कहीं पर आती है तो उनका भी निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लगातार आम लोगों से जुड़ रहे हैं, वहाँ के लोगों को समस्याएं जान रहे हैं और प्रत्येक विधानसभा पे जाकर विधानसभा वासियों को करोड़ों की सौगातें भी दे रही है। कहीं पर कुछ मांगे रहती है, उस मांगों पर भी तुरंत अमल किया जा रहा है। बात वहीं दूसरी बड़ी खबर की कर लें तो छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें राज्यसभा का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। मंत्री टीएस सिंहदेव को राजस्थान का ऑब्जर्वर बनाया गया है, तो वहीं पर हरियाणा की जो है जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दी गई है। जो एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में जो नेताएं हैं उनको दी गई है। जी दीपिका। अनिल, इसके अलावा क्योंकि भीषण गर्मी भी पड़ रही है, गर्मी के क्या कुछ हाल है छत्तीसगढ़ में, क्या टेम्परेचर है अभी फिलहाल? सॉरी अनिल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? ठीक है अनिल, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा उत्तराखंड का एक बार फिर से रुक करूंगी। ज्ञानेंद्र, क्योंकि 14 जून से बजट सत्र का आयोजन होना है, बजट सत्र की शुरुआत होगी और बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने समीक्षा बैठक भी बुलाई है। समीक्षा बैठक को लेकर कोई जानकारी है, क्या कुछ चर्चा? बिल्कुल, बजट सत्र 14 तारीख से होने हैं। 14 से 20 तारीख तक बजट सत्र का आयोजन देहरादून में किया गया है। खासतौर पे देखें तो आज बजट सत्र को लेके एक सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एक बैठक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की तरफ से बुलाई गई थी और ऐसे में अभी मौजूदा समय में विधानसभा के अंदर ये बैठक जो है वो चल रही है। खासतौर पर देखा जाए तो बजट सत्र जो है वो देहरादून में किया जा रहा है 14 से 20 तारीख तक। इस दौरान तमाम जो व्यवस्थाएँ होती हैं सुरक्षा के लिहाज से, अन्य कहीं ना कहीं विधानसभा के लिहाज से उस व्यवस्थाओं को लेके जो बैठक की जा रही है। और ऐसे में देखा जाए तो इस बैठक में मुख्य सचिव, इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो कहीं ना कहीं मुख्य अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और डीजीपी इस बैठक में मौजूद हैं और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं कहीं ना कहीं सत्र को लेके उस पर चर्चा की जा रही है। और दूसरी तरफ देखा जाए बजट को लेके जो सरकार की तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, विधानसभा की तरफ से, वो कितनी तैयारियां हो चुकी हैं इस बात को लेके मंथन किया जा रहा है। खासतौर पे कहीं ना कहीं अभी तकरीबन 500 के करीब जो प्रश्न हैं वो विधायकों की तरफ से वो विधानसभा अध्यक्ष के पास भेजे गए हैं प्रश्न लगाने को लेके। तो ये तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने का जो काम है इस बैठक के जरिए किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बजट सत्र है और ऐसे में बजट सत्र को लेके जो तैयारियां हैं किस प्रकार से हैं उसका अपडेट लेने के लिए बैठक किया जा रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो इस बार जो बजट सत्र है काफ़ी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन होना था लेकिन किसी कारणवश, यानी कि 4 धाम यात्रा को जो मुख्य वजह सरकार बता रही है कि 4 धाम यात्रा पे पूरे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है वो लगाए गए हैं। ऐसे में गैरसैंण में बजट सत्र नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि देहरादून में बजट सत्र किया जा रहा है। इस बात को विपक्ष मुद्दा भी बना रहे हैं। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो इस बार का जो बजट सत्र होगा वो हंगामेदार होगा, क्योंकि गैरसैंण के मुद्दे को लेके विपक्ष सरकार को कहीं ना कहीं सदन के अंदर और सदन के बाहर घेरने वाली है और सदन के बाहर जिस तरीके से उनका प्रदर्शन है वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि इस बार के बजट सत्र को लेके जो तैयारियां हैं सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं की जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी जो मुद्दे हैं चाहे वो रोजगार के मुद्दे हों और इसके अलावा अगर हम देखें कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा की अव्यवस्थाओं के मामले हों, ये तमाम ऐसे मामले हैं जिन मुद्दों को लेके विधानसभा के बाहर और अंदर कांग्रेस जो है वो सरकार को घेरेगी। तो इन सभी योजनाओं को लेकर जिस तरीके से जो तैयारी है सत्ता पक्ष की वो भी की जा रही है ताकि वो मंत्री विपक्ष के सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है कि ये बात सामने आती है सत्र के दौरान, विपक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जाता है कि जो मंत्री हैं, मंत्रियों के होमवर्क करके मंत्री विधानसभा में नहीं
नहीं आते हैं सत्र में और ऐसे में उनके सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाते हैं। यानी तो कि पूरी जो तैयारी विधानसभा होती बजट है, सत्र को वो लेकर चाहे दोनों ही वो तरफ से विधानसभा तैयारी की की तरफ जा से रही है, सत्ता फिर पक्ष चाहे की सत्ता तरफ से पक्ष पहले हो, की जाती फिर है। चाहे विपक्ष हो, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है। आप दिल्ली का रुख करेंगे। गजेंद्र, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गुजरात का भी दौरा रहने वाला है। मुख्यमंत्री कब कितने बजे रवाना होंगे, कुछ जानकारी मिल पाई है मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, क्योंकि तिरंगा यात्रा है गुजरात में आज? गजेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, गजेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अनिल का रुख करते हैं। अनिल, छत्तीसगढ़ में क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे देश भर में गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं, छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो गर्मी का सितम कितना लोग झेल रहे हैं वहां पर? फिलहाल टेम्परेचर कितना है? वासियों को खासकर देखें तो तापमान हमेशा 40 डिग्री बना रहता है। मौसम में जरूर बादल में जो है बादल छाए जरूर है, बट फिर भी जो है राजधानी वासियों को गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रहा है। राजधानी रायपुर हो गया, रायगढ़ के लिए ठीक ही रहते हैं जहाँ पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। वहीं बात बस्तर की कर लें तो बस्तर में जो है मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। कभी कभी वहाँ पर बारिश होती रहती है तो वहाँ का तापमान जो है कम बना हुआ है इन दिनों, लेकिन फिर भी जो है गर्मी के असर जो है राजधानी में ज्यादातर देखने को मिलेगा। तकरीबन यहाँ 30 से 40 डिग्री तक का तापमान बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है। तो तमाम राज्यों की मुख्य खबरें अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। गजेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अनिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। सूरज मेरे सहयोगी झारखंड से जुड़े थे। सूरज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, मुख्य खबरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।